हेलो गाइस, वेलकम टू आईटेक वर्ल्ड। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सिग्नल सिस्टम की यूनिट 4। तो यूनिट 4 में क्या है? देखो, यूनिट 4 में सबसे पहले जो टॉपिक जो पूरी यूनिट 4 कवर है वो जेड ट्रांसफॉर्म के ऊपर है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है जेड ट्रांसफॉर्म। जैसे हमने प्रीवियस यूनिट में फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, इस यूनिट 4 में सिर्फ जेड ट्रांसफॉर्म है। तो जैसे मैं देखा था, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, हमारा कोई भी कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल होगा उसको डिस्क्रीट सिग्नल में ले जाएगा, है ना, उसको कन्वर्ट करेगा। उसी तरह से जो मेरा जेड ट्रांसफॉर्म होता है उसका काम होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सिग्नल में करना। मतलब कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का काम क्या था? दोनों का काम यही है, टाइम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी सिग्नल में करना। लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म का काम है कॉन्टिन्यूअस जो टाइम सिग्नल है उसको कन्वर्ट करना कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी सिग्नल में। लेकिन जेड ट्रांसफॉर्म का काम है डिस्क्रीट को कन्वर्ट करना। इसीलिए जेड ट्रांसफॉर्म को बोला जाता है कि Z ट्रांसफॉर्म इज द डिस्क्रीट टाइम काउंटर पार्ट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है। अब Z ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? तो Z ट्रांसफॉर्म एक ऐसे डिनोट करा जाता है, कैपिटल X और स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पर Z होता है। ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब ये जो लिमिट होती है, जैसे हमारे फंक्शन दिया रहता है उसके हिसाब से लिमिट चेंज हो जाती हैं। और xn जो हमें फंक्शन दिया होगा वो, और z की पावर माइनस n। ये बायलेटरल के लिए है, बाकी यूनिलेटरल के लिए मैंने बताया था जैसे लाप्लास में 0 से इन्फिनिटी हो जाता है वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब इसके इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म का भी फॉर्मूला ये होता है। यूज हम लोग नहीं करते हैं, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, हम लोग वो यूज करते हैं। लेकिन अगर कभी कोई छोटा सा क्वेश्चन आ जाए उस केस में हम इसको भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हो गया और ये इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हो गया। अब आता है रिलेशनशिप। तो ये कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है कि जेड ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो देखते हैं क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारा जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग जो z है, ये जो z है इसको हम लोग ये रख देते हैं r e की पावर j ओमेगा। अब यहाँ पर जो ये r है वो डिनोट कर रहा है मेरे z प्लेन का मैग्नीट्यूड और e की पावर j ओमेगा डिनोट कर रहा है फेज एंगल। ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमने ये पुट कर दिया। तो यहाँ पर हमने r e की पावर j ओमेगा माइनस n पुट कर दिया। उसके बाद हमने e की पावर माइनस जो ओमेगा n को बाहर लिया और इतने पोर्शन को अंदर ले लिया। अब इसको ध्यान से देखो, ये हमारा जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म था ये उसको रिजेंबल कर रहा है। वहां पर क्या होता था, यहाँ पर हमारा इतने पोर्शन में फंक्शन दिया रहता था और ये e की पावर माइनस जो ओमेगा n था। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n इज इक्वल्स टू इतना पोर्शन dt ft हो गया, किसका? x की पावर x n r की पावर माइनस है। ठीक है। तो ये यहाँ से मिल गया। अब एक स्पेशल केस बनता है कि अगर r की पावर 1 हो जाए तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये जो मेरा इक्वल हो जाता है मेरी डी टी एफ टी एक्स एन के, मतलब z ट्रांसफॉर्म और डी टी एफ टी इक्वल हो जाएगा। किस केस में? जब मेरा r की वैल्यू 1 हो, मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो। ठीक है। तो नीचे लिखा भी है कि दैट मीन्स वी कैन से दैट द DTFT corresponds to the Z transform evaluated on the unit circle। अब Z ट्रांसफॉर्म में जैसे हमारे S डोमेन की बात करें, जैसे हम लोग लाप्लास की बात कर रहे थे, वहां पर S डोमेन का था सिग्मा प्लेन, उसके बाद इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पर Z ट्रांसफॉर्म में यूनिट सर्कल का काम होता है सबसे ज्यादा, वो देखेंगे जब ROC का देखेंगे। ठीक है। तो अब आता है वही चीज ROC ऑफ Z transform, मतलब region of convergence. So the range of values of mod Z is equals to R for which the Z transform converges is termed as region of convergence, and convergence ROC, that is ROC consists of those value of R for which the DTFT converge। तो हमारे ROC के अंदर वही values आती हैं जहां पर हमारा जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वहां पर वो चीजें आती है जहां पर मेरा Z ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करे। अब हमें इसको नहीं समझ में आया। देखो, ROC वो चीज होती है कि जहां पर आपका जो भी फंक्शन है उसका जो Z ट्रांसफॉर्म है वो होल्ड करे, वो इनफाइनाइट ना बने। ठीक है। और एक चीज और मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि 1/∞ 0 और 1/0 इन्फिनिटी होता है। छोटी सी बात है लेकिन कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। तो ये यूज होता है बहुत बार। तो यहाँ पर देख लो, जैसे ये रियल पार्ट ऑफ Z होगा और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, जैसे कि S प्लेन में होता था, और ये मेरा यूनिट सर्कल होता है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या है? एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 है। ठीक है।
तो अभी के लिए इतना जानना है। उसके बाद अब देखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म कुछ बेसिक सिग्नल का। अब यूनिट इम्पल्स सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वो तो आसानी है, 1 होगा, जो हमें पता है, इसमें कोई वो नहीं है। इसका एस जो हम निकालते हैं लाप्लास, वो भी 1 आता है, और इम्पल्स का जब हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वो भी 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि जेड की पावर 0 1 होता है। और इसमें आरओसी इंटायर प्लेन है। क्यों इंटायर प्लेन है? इंटायर प्लेन इसलिए है क्योंकि इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हर उस पर डिफाइंड होगा, ठीक। मेन चीज आती है यहाँ से, ये आता है डिलेड इम्पल्स, मतलब हमने डेल को n माइनस के, मतलब हमने इम्पल्स फंक्शन को डिले कर दिया, ठीक है। तो उस केस में हमने अपने z ट्रांसफॉर्म के जो भी फॉर्मूला था उसको यहाँ पर रखा। अब इसको सॉल्व करना एक बार देख लो, जैसे कि ये डेल n माइनस के है, इसकी वैल्यू 1 कब होगी? जब n इज इक्वल्स टू k होगा, है ना। ये चीज तो सही है कि जब n इज इक्वल्स टू k होगा तब इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, है ना, और n की वैल्यू हो गई k, तो हमने यहाँ पर z माइनस k रख दिया, ठीक है। अब अगर कुछ ऐसा लिखा है z इनवर्स, तो ये किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन z के, नॉर्मल मैथ्स है। तो यहाँ पर भी z की पावर माइनस के किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन z के। अब इसका आरओसी थोड़ा सा अलग है, आरओसी है इंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0। क्यों? मैंने बताया कि आरओसी में सिर्फ वही वैल्यूज होती हैं जहां पर z ट्रांसफॉर्म होल्ड करता है, जहां पर z ट्रांसफॉर्म इनफाइनाइट हो जाएगा आरओसी में वो वैल्यूज नहीं होंगी। और अभी मैंने ऊपर बताया कि ये दोनों चीजें कि 1 बाय इन्फिनिटी 0 और 1 बाय 0 इन्फिनिटी। तो सपोज करो कि यहाँ नीचे की वैल्यू अगर 0 हो गई, अगर यहाँ पर 0 हो गई तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी इन्फिनिटी, और हमें इन्फिनिटी चाहिए नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि पूरा एस प्लेन इसका आरओसी है, लेकिन सिर्फ z इज इक्वल टू 0 इसका आरओसी नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से प्लस के से जब हम इसको डिले करेंगे तो उस केस में मेरा वही होगा, पूरा फंक्शन वही रहेगा, z ट्रांसफॉर्म बस z की पावर k आ जाएगा। तो उस केस में मेरा इंटायर z प्लेन होगा एक्सेप्ट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि अगर आप इन्फिनिटी की पावर कुछ भी रखो आंसर हमेशा इन्फिनिटी ही आता है, इसीलिए यहाँ पर पूरा z प्लेन होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा। यहाँ पर 0 होगा, पूरा z प्लेन होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोग देखकर इसको फिल करना। नेक्स्ट आता है मेरा स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप में क्या है? यूनिट स्टेप तो हमें पता ही है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हमारी लिमिट है, लेकिन सिंस un मेरा 0 और 0 के आगे डिफाइंड होता है तो ये लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो गई और ये वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये तो मैंने बताया ही था कि जीपी से सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से, a अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है मेरी 1, हमने फर्स्ट टर्म लिख दी, 1 माइनस कॉमन डिफरेंस कितना है? z इनवर्स अपॉन 1, तो यहाँ पर z इनवर्स हो गया। इसको सॉल्व करना चाहो तो ये z इनवर्स को 1 बाय z लिख लो, एलसीएम लेके z अपॉन z माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आरओसी मॉड z ग्रेटर देन 1 क्यों है? क्योंकि कोई भी वैल्यू, सपोज करो कि यहाँ पर आपने वैल्यू 1 रख दी, ठीक है, तो 1 के केस में क्या होगा? ये कुछ हो जाएगा z अपॉन, अभी के लिए मान लो z अपॉन कुछ 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। तो ये चीज हो जाएगी इन्फिनिटी, जो हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हमने लिखा है कि मॉड z की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। अब 2 माइनस 1 करोगे तो कोई वैल्यू आएगी, कुछ एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी मिलेगा, इसलिए यहाँ पर मॉड z ग्रेटर देन 1 का आरओसी आया, ठीक है। और इसको एग्जाम में शो भी कर देना। कैसे शो करोगे? ऐसे शो कर देना कि रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और एक यूनिट सर्कल बना देना 1 का, ठीक है। उसके बाद इसका आरओसी ऐसे शो करना, ऐसे लाइन से बाहर की तरफ कि ये इसका आरओसी का रीजन है, ठीक है। अब आता है मेरा Rn, रैम्प का। तो रैम्प का देख लो। अच्छा, एक चीज रैम्प फंक्शन में याद रखना, हमने ज्यादा बात नहीं करी इसके ऊपर। रैम्प को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n इंटू un, ठीक है। तो n इंटू un से हम रैम्प को डिनोट कर सकते हैं, तो वो चीज हमने यहाँ लिख दी। अब सिंस यहाँ पर u ऑफ n है तो इसकी वैल्यू या इसकी जो लिमिट्स है वो किससे चेंज हो जाएंगी? 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, हमें ये पता है। अब यहाँ पर एक चीज आती है, जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर हमने जब जीपी लगाया तो यहाँ हमें पता है कि z इनवर्स की पावर n है, ऐसा कोई फंक्शन आया तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसके साथ अगर n मल्टीप्लाई में आ गया, उस केस में हम क्या करेंगे? याद रखना, अगर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई में आ जाता है उस केस में आप AGP का कॉन्सेप्ट लगाते हो। वो क्या है मैं बताती हूँ। देखो, AGP में सबसे पहले क्या करना? अपनी सीरीज बनाना, ठीक है। कैसे बनाएंगे? n को सबसे पहले 0 रखना, मतलब जो लोअर लिमिट है उसको अपने फंक्शन में रखना। तो 0 रखा तो 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी करोगे तो 0 आएगा, तो पहली टर्म तो 0 हो गई। दूसरी टर्म क्या हुई? 1। तो यहाँ पर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 डॉट z इनवर्स
z इनवर्स की पावर 1, है ना। तो z इनवर्स की पावर 1 मतलब z इनवर्स, फिर ऐसी करके मेरी आगे सीरीज बढ़ती रहेगी, ठीक। उसके बाद क्या करना कि ये जो वैल्यू बार बार जिसका स्क्वायर हो रहा हो या जिसका क्यूब हो रहा हो, उस वैल्यू को कोई वेरिएबल मान लेना। मैंने यहाँ पर x माना है, ठीक है। तो z इनवर्स को हमने x मान लिया, वो चीज़ हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, तो 0 तो चला ही गया। यहाँ पर z इनवर्स मेरा x हो गया तो x, z इनवर्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, z इनवर्स क्यूब 3x क्यूब, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है हमारा, एक बार हमने उसको कुछ मान लिया, उसके बाद उसमें पुट करके सेकंड स्टेप होता है कि हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है, ये जो हमारा सीरीज है, इसको हमें कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय एक्स है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया एक्स का, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय एक्स एक्स आता है। यहाँ देख लो एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस कितना आया एक्स का, तो इसलिए हम लोग इस सीरीज को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इस सीरीज को, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3x4 और आगे चलता रहेगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा इन दोनों सीरीज को माइनस करना। बेसिकली इसको अगर 1 मान ले और इस सीरीज को 2 मान ले, तो हमें क्या करना है 1 माइनस 2, ठीक है। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा s माइनस एस एक्स, ठीक है। यहां से अगर s कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ लिखी है। उसके बाद x तो एज इट इज आ गया, 2x स्क्वायर और यहाँ का x स्क्वायर कितना बचा x स्क्वायर, 3x क्यूब 2x क्यूब कितना बच गया x क्यूब, ऐसे हमारी सीरीज चलती रही, ठीक है। तो अब तो ये नॉर्मल हो गया है, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें वही वाला फॉर्मूला लगाना है अपना नॉर्मल जीपी का, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। उसके बाद हमने ये 1 माइनस एक्स को नीचे रख दिया, ये हमें वैल्यू मिल गई सॉल्व होके, और फिर हमने क्या किया x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया एज इट इज। बस इसी तरह से हमारा एजीपी का पूरा सॉल्व होता है। यहाँ पर हम चाहो तो इसके आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मेरा एजीपी और जीपी के कॉन्सेप्ट होते हैं, ये याद रखना, कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल, जैसे कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल में ये वाला सिग्नल ANUN, तो ये जो सिग्नल है ये आप लोग को बहुत बार मिलेगा पेपर में, ये एज इट इज भी पूछ सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस के अंदर यूज हो जाता है। तो देखते हैं कि इसका Z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कोशिश करना कि इसका Z ट्रांसफॉर्म एग्जाम में निकालने के बजाय, अगर निकालने को बोला तो निकालना पड़ेगा, नहीं बोला है क्योंकि बहुत बार ये अप्लाई हो जाता है क्वेश्चन में, तो इसका Z ट्रांसफॉर्म याद कर लेना, ठीक है। तो a की पावर n un, तो हमने यहाँ पर a की पावर n un लिखा, un था तो हमारी लिमिट चेंज हो गई, ठीक। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया अपने जीपी की मेथड से, तो ये तो हमें समझ में आ गया, 1 माइनस ए जेड सॉल्व किया तो ये हमारा z ट्रांसफॉर्म बना, z अपॉन z माइनस ए। मेन बात क्या है, वही चीज जैसे हमने 1 वाले केस में देखा था, यहाँ पर z की वैल्यू a से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर a हो गई या a से कम हुई तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी या फिर इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पर शो कर दी है कि ये कोई मेरा सर्कल है a। अब देखो हमें कैसे पता कि ये जो a है ये 1 से छोटा है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a 1 से छोटा है, नहीं हो तो भी अज्यूम करना कि a 1 से छोटा है, ठीक है। तो लिख देना कि वी आर अज्यूमिंग हियर दैट a इज लेस देन 1। तो हमने यहाँ पर a को लेस देन 1 हमें क्वेश्चन में मिला हुआ था, तो हमने a को यहाँ पर बनाया और 1 ये है, और मेरी आरओसी क्या है a से ज्यादा, तो ये यहाँ पर होगी, ठीक है, इसके बीच में और बाहर भी जाएगी, ठीक। अब माइनस का केस है, ये भी क्वेश्चन आता है, माइनस में क्या होगा, माइनस में कुछ नहीं होगा, बस ये un को हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना मैंने बताया कैसे करना है, माइनस n माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 किया तो हमें क्या मिला n लेस देन माइनस 1, और ग्रेटर देन माइनस 1 में वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर लिमिट रख दी, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब एक चीज यहाँ पर मेन जो है वो ये है कि जैसे यहाँ पर लिमिट नेगेटिव है ना, और इन्फिनिटी नीचे आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया, n को हमने माइनस एल ले लिया, वो क्यों किया वो अभी हम लोग देखते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, n को माइनस एल ले लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब सपोज करो कि अगर तुमने n को माइनस एल ले लिया है, तो उस केस में यहाँ पर माइनस एल हो जाएगा और ये हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस कैंसिल, तो एल इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। उसी तरह से यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये चीज एल हो जाएगी,
ठीक है, इसको पलट दिया है बेसिकली, ए जेड इनवर्स था तो ये माइनस साइन अंदर ले गए तो ये ए इनवर्स जेड हो गया। ये कुछ नहीं करना है यहाँ पर बेसिकली, इसीलिए ये चीज करी गई है ताकि क्या हो, ताकि ये चीज सिंप्लीफाई हो जाए इजिली। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी लिमिट चेंज करके यहाँ पर हमने उसी तरीके से सॉल्व कर दिया, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, z अपॉन z माइनस ए। ठीक, और इसका आरओसी क्या होगा, इसका आरओसी मॉड z लेस देन ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेरा मॉड ए है ये ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर हमने अज्यूम किया है, तो उस केस में हमें ये जो मॉड z है ये a से छोटा चाहिए, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये मिलेगी। ठीक, अब उसी तरह से टू साइडेड एक्सपोनेंशियल आ जाता है। टू साइडेड एक्सपोनेंशियल मतलब कि एक तो un का साइड होगा और एक नेगेटिव होगा, तो उस केस में आप दोनों के जो भी हमने ऊपर z ट्रांसफॉर्म निकाला उनको ऐड कर दो। अब सिंस यहाँ पर माइनस साइन है तो बीच में हमने माइनस साइन लगा दिया, और इसके बाद इनका आरओसी क्या होगा, मॉड z ग्रेटर देन a और मॉड z लेस देन b, जैसे मैंने नेगेटिव में बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट ये an un वाला है, an un वाला बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था थर्ड यूनिट में, वैसे ही फोर्थ यूनिट में आरओसी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि द आरओसी ऑफ xz कंसिस्ट ऑफ रेंज इन द z प्लेन सेंटर्ड अबाउट ओरिजिन। वो हम लोग अभी नीचे क्वेश्चन करेंगे तब समझ जाएंगे। इफ xz इज रेशनल देन आरओसी मस्ट नॉट कंटेन एनी पोल। If xn is of finite duration and is absolutely summable, then ROC is entire z plane except z is equals to 0 infinity. मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट ये है कि अगर मेरा xn जो फंक्शन दे रखा है अगर वो कॉजल है, जैसे थर्ड यूनिट में भी था, अगर वो कॉजल है तो उस केस में हमारा ROC क्या होगा, हमारा ROC होगा आउटसाइड द आउटर मोस्ट प्लेन। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आउटर मोस्ट पोल होगा, जो सबसे बाहर वाला पोल होगा, उसके आउटसाइड वाला रीजन मेरा आरओसी होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसके बाद अगर ये xn अगर कॉजल है, कॉजल राइट साइडेड है और xn इक्वल टू 0 है, देन आरओसी ऑल्सो इंक्लूड z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज याद रखना कि xn अगर राइट साइडेड होगा तो आउटर मोस्ट पोल जो होगा उसका आउटसाइड का रीजन आरओसी होगा। ठीक है, और इसका जस्ट ऑपोजिट लेफ्ट साइडेड में होगा। लेफ्ट साइडेड में क्या होगा, जो इनर मोस्ट पोल है उसका अंदर का एरिया मेरा क्या होगा, आरओसी होगा इस केस में। ठीक है, और टू साइडेड में क्या होगा, टू साइडेड में एक रिंग बनेगी, दोनों के बीच का एरिया बनेगा। राइट साइडेड में पूरा z प्लेन इसका आरओसी होगा एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0 पे, और लेफ्ट साइडेड पे z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो ये पॉइंट, ये वाला और यहाँ पर सिर्फ इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर राइट साइडेड में z इज इक्वल टू 0 पे नहीं होना चाहिए, लेफ्ट साइडेड में z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, और टू साइडेड पे पूरा एक्सप्लेन होगा लेकिन 0 और इन्फिनिटी नहीं होंगे। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द z ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एंड डिपेक्ट आरओसी एंड लोकेशन ऑफ पोल्स एंड जीरोस। ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पर यूज भी हुआ है जो मैंने बताया था अभी पीछे कि a की पावर n u ऑफ n बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये देखते हैं यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, पूरा सॉल्व किया है। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है तो आप लोग डायरेक्टली लगा सकते हो, लेकिन हाँ अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उस केस में यहाँ पर अच्छे से इसको इलैबोरेट करना। ठीक है, तो हमें पता है इसका क्या आने वाला है, z ट्रांसफॉर्म क्या आने वाला है, z अपॉन z माइनस ए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर बता देती हूँ, z अपॉन z माइनस ए की जगह क्या है ये टर्म, तो क्या आ गया, z अपॉन z माइनस 1/2। यहाँ है 2 तो क्या आ गया, z अपॉन z माइनस 2। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, हमें क्योंकि आरओसी के लिए पोल्स चाहिए है ना, तो उस केस में हम पोल्स निकालेंगे। अब याद रखना कि जीरोस ऑफ पोल्स होता क्या है, जो ऊपर का एरिया होता है, जैसे यहाँ पर z है तो इसको इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये होते हैं मेरे जीरोस, और नीचे जो होता है, नीचे जो एरिया होता है, नीचे जो भी लिखा होता है उसको 0 के इक्वल करने पे हमें पोल्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2। इसको करोगे तो क्या मिलेगा, 2। तो हमने अपने सर्कल में बना लिया कि ये मेरा 1/2 का सर्कल है, मतलब 0.5 का, और ये किसका सर्कल है, मेरा 2 का। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है ना। अब क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ पर क्या है, z इज ग्रेटर देन 1/2 और यहाँ पर क्या है, मॉड z इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैंने बताया कि अब क्योंकि ये कॉजल है,
राइट साइडेड भी है और कॉजल भी है, क्योंकि U1 हमारा क्या होता है, कॉजल सिग्नल होता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको राइट मोस्ट पोल देखना है या फिर आउटर मोस्ट पोल। देखो जैसे यहाँ पर है ना आउटर मोस्ट पोल, तो अब यहाँ पर आउटर मोस्ट पोल क्या है तुम्हारा, 2 ही तो है ना, 1/2 तो है नहीं, क्योंकि 1/2 तो अंदर है, तो 2 मेरा आउटर मोस्ट पोल है। तो आउटर मोस्ट पोल का आउटसाइड का रीजन तुम्हारा ROC होगा, है ना, यही तो है। तो ये है मेरा ROC, ठीक है। तो मेरा ROC ये बन गया, mod z इज ग्रेटर देन 2, ठीक। तो ये मैंने बता दिया कि इसको कैसे करना है। अब सपोज करो कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया हो कि ये लेफ्ट साइडेड है, तो उस केस में ये जो इनर मोस्ट पोल होगा ना, ये वाला, इसका ये वाला एरिया तुम्हारा ROC होगा, ठीक है। और अगर सपोज करो कि कुछ 2 साइडेड का केस दे रखा है, उस केस में ROC ये वाला एरिया होगा। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, ठीक। अब आता है क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि हमें अगर स्टेबिलिटी चेक करनी है तो उसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि बताइए Z ट्रांसफॉर्म, या फिर ऐसे डायग्राम के थ्रू ही कैसे हम Z ट्रांसफॉर्म को देख के बताएंगे, वो मैं अभी बाद में बताऊंगी इसके आगे। हम अपने, अगर हमें ऐसा कुछ डायग्राम दे दिया जाए ऐसा, ठीक है, और हमें पूछा जाए कि बताइए कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, तो उस केस में हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं कि इफ ROC ऑफ Z ट्रांसफॉर्म इंक्लूड यूनिट सर्कल इन शॉर्ट स्टेबल सिस्टम। मतलब समझ में नहीं आया, देखो Z ट्रांसफॉर्म जो है अगर उसके अंदर यूनिट सर्कल आ जाए, मतलब कि ये मेरा यूनिट सर्कल होता है 1 का, ठीक है। अगर Z ट्रांसफॉर्म के अंदर ये यूनिट सर्कल इंक्लूडेड है तो उस केस में मेरा सिस्टम स्टेबल कहलाता है, ठीक है। अगर नहीं इंक्लूडेड है, अगर आउटवर्ड है, तो उस केस में देन इट इंश्योर कॉजालिटी, वो देखेंगे अभी नीचे। मेन क्या है, मेन चीज ये है कि मेरा जो ROC है वो आउटवर्ड होना चाहिए और यूनिट सर्कल होना चाहिए। मतलब हमें समझ में नहीं आया, देखो अगर तुम्हें डायग्राम से देखना है कि तुम्हारा सिस्टम कॉजल है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं, तो 2 चीजें याद रखना। अगर तुम्हें कॉजालिटी देखनी है, ठीक है, कॉजालिटी के लिए तुम्हारा Z ट्रांसफॉर्म ऐसे होगा बाहर की तरफ, ठीक है, समझ में आ गया। स्टेबिलिटी के लिए यूनिट सर्कल इंक्लूड होना चाहिए, मतलब तुम्हारा जो भी ROC है उसमें यूनिट सर्कल इंक्लूड होना चाहिए। और दोनों के लिए क्या होगा, दोनों के लिए अगर तुम्हें कॉजल भी चाहिए और स्टेबल भी चाहिए तो उस केस में ROC बाहर की तरफ भी होना चाहिए और यूनिट सर्कल भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। जैसे इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में ROC क्या है ये, पर यहाँ पर कहीं यूनिट सर्कल इंक्लूड है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल, और आउटवर्ड भी नहीं है तो नॉन कॉजल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसा है, यूनिट सर्कल इंक्लूड है, यहाँ पर है क्योंकि ये 2 है ना, और ये क्या है 0.5 है, तो 1 तो इसके बीच में ही आएगा ना, तो इंक्लूड है 1, तो ये स्टेबल है, लेकिन नॉन कॉजल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आउटवर्ड नहीं है, एक रिंग के फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बिना देखे ही बता दें कि बाहर की तरफ है तो कॉजल, लेकिन सिंस यूनिट सर्कल इंक्लूड नहीं है, यूनिट सर्कल ये है, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। उसी तरह से यहाँ पर ये नॉन कॉजल और अनस्टेबल, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि डिटरमाइन द Z ट्रांसफॉर्म एंड ROC ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड यूनिट ड्यूरेशन सिग्नल। अब ऐसा हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, हमें क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है Z ट्रांसफॉर्म। ये हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब याद रखना कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा एरो बना के दिया जाएगा। सपोज करो कि एग्जाम में एरो नहीं बना के दिया गया, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में स्टार्टिंग के नंबर को ही हम ओरिजिन मान लेंगे, ठीक है। लेकिन सिंस यहाँ पर बना के दिया गया है तो इसका मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है कि n = 0 पे आपकी ये वैल्यू है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट करी, वैल्यू कितनी है 0 1 2 3 4 5, तो ये कहाँ तक जाएगा 5 तक, ठीक है। फिर हमने सिंपली यहाँ पर वैल्यू रख दी है, 0 की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू 2 है, फिर 3 की 6, ऐसे करके तुम्हें सॉल्व करते रहना है और यहाँ पर लिख देना है। मेन है इसका ROC यहाँ पर क्यों है, देखो 1 + 2Z इनवर्स, मतलब 2/Z, है ना, ऐसी तो होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि तुम्हारी Z की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गई तो वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और हमें इन्फिनिटी नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पूरा Z प्लेन होगा लेकिन Z = 0 नहीं होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ xn = cos ω n u1, ω0 n u1। अब ये जो क्वेश्चन है ये AKTU में आया है,
तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें कॉस को पता है कि हमें कॉस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। अब मैंने बताया था कि ये जो फॉर्मूला होता है ये सबसे ज्यादा यूज होता है an का। अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था जिसका z ट्रांसफॉर्म क्या आता है, z अपॉन z माइनस ए। तो अब इससे कंपेयर करो इसको, इतना टर्म तुम्हारा a बन गया है ना, क्योंकि इतना टर्म a है, इसकी कुछ n पावर है, तो यहाँ पर ये इसकी n पावर हो गई और ये un हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, z अपॉन z माइनस ए। तो इसका z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, z अपॉन z माइनस a की जगह ये पूरा टर्म, तो ये पूरा टर्म हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। ROC मैंने बताया था मॉड z ग्रेटर देन a की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। उसके बाद e की पावर j ओमेगा नॉट है, तो इसको अभी हम लोग 1 मान लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसको 1 के केस में देखें कि e की पावर 0 अगर हम ले लें तो उस केस में इसकी वैल्यू 1 आती है। ये ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर j है और सिंस ये इमेजिनरी पार्ट है तो अगर आप इसका मॉड निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक। उसी तरह से हमें नेगेटिव वाला भी मिल गया। फिर हमने क्या करना है, फिर हमें कुछ नहीं करना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें दोनों को ऐड करके एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है, ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ROC और पूरा Z ट्रांसफॉर्म निकल आया। अब साइन वाला काम आप लोगों का है। साइन में भी कुछ नहीं करना है, बस साइन में डिफरेंस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये माइनस का साइन का डिफरेंस आएगा और यहाँ पर 2j का डिफरेंस आएगा, बस। बाकी पूरा प्रोसीजर वही है, बाहर हमें बस एक 1/2j एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सॉल्व मैंने कर दिया है, आप लोग एक बार इसको करके देखना, ठीक। तो ये हमने एक एक क्वेश्चंस कर लिए। अब आती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो अब Z ट्रांसफॉर्म में काफी प्रॉपर्टीज हैं, सारी प्रॉपर्टीज पढ़कर अपने को कंफ्यूज करने से अच्छा है मैंने यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज नहीं बताई हैं, चाहो आप लोग तो पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। नोटेशन तो हमें समझ में आ ही गया, x ऑफ z होता है। फिर आता है लिनियरिटी भी हमें पता ही है, a1 x1z प्लस a2 x2z, हम लोग यूनिट 3 में भी देख चुके हैं। मेन यहाँ पर है टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग में क्या है कि अगर आपने सिग्नल को xn-k से शिफ्ट किया है तो आपके आंसर में क्या आ जाएगा, z की पावर माइनस के x ऑफ z, बस, ठीक है। मतलब अगर आपने माइनस के से यहाँ पर शिफ्टिंग की है तो यहाँ पर माइनस के z की पावर में आ जाएगा, ठीक है। स्केलिंग में क्या होगा, a की पावर n से अगर आपने स्केल किया है तो उस केस में आपका z ट्रांसफॉर्म क्या बन जाएगा, z बाय a, ठीक। वो चीज आपकी डिवीजन में आ जाएगी। उसी तरह से टाइम रिवर्सल कॉन्जुगेशन, टाइम रिवर्सल इंपॉर्टेंट है, x की पावर माइनस n का क्या होगा, x z इनवर्स, ठीक। बाकी कॉन्जुगेशन रियल इमेजिनरी तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर टाइम रिवर्सल, स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग है। यहाँ पर अगर देखें तो टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल हमने देख लिया, ये चीज z डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है कि अगर आप nxn है आपका, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, माइनस z dxz बाय dz, और इसका ROC भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद कॉन्वोल्यूशन भी पढ़ सकते हो कि x1n कॉन्वोल्यूशन x2n, अगर इसका z ट्रांसफॉर्म निकालना है तो वो क्या होगा, x1z डॉट x2z। अब इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया है, ऐसे समझ लो कि अगर एग्जाम में पूछते हैं कि फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ, और ऐसा दिया हो x1n कॉन्वोल्यूशन x2n, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप x1n का z ट्रांसफॉर्म निकालोगे, वो मैंने बता दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम an un का ही आता है। x2n कुछ आएगा, उसका z ट्रांसफॉर्म निकालोगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, बस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना मिल जाएगा आंसर Z ट्रांसफॉर्म का, ठीक। अब आता है Z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, जो हमने यूनिट 3 में भी देखी थी। तो ये इनिशियल वैल्यू का सिंबल है x0, या फिर कोई भी सिंबल मान सकते हो, और ये है फाइनल वैल्यू थ्योरम का। तो ये इसका फॉर्मूला है लिमिट n टेंड्स टू 0 xn, जब आपको xn दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे, x ऑफ z दिया होगा मतलब आपको z ट्रांसफॉर्म दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे। सिमिलरली यहाँ पर भी। अब इसके जो फॉर्मूले हैं वो तो आप लोग को याद करने ही पड़ेंगे, हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसके डायरेक्टली न्यूमेरिकल। जैसे ऐसे आएगा, यूजिंग द इनिशियल वैल्यू थ्योरम फाइंड द इनिशियल वैल्यू, ठीक। तो फॉर्मूला क्या है, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी x ऑफ z, तो यहाँ रख देते हैं लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 प्लस 1 बाई z। अब एक यहाँ पर सजेशन है कि एग्जाम में ये z इनवर्स अगर दिया होगा तो उसको इजी बनाने के लिए 1 बाई z कर लीजिएगा आप लोग, तो ये ज्यादा इजीली समझ में भी आएगा कैसे इस पर लिमिट लग रही है, ठीक। और अभी मैंने ऊपर बताया कि 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। मैंने बताया था कि एक चीज इंपॉर्टेंट है और ये काम आती है। तो 1 बाय z हमने यहाँ पर इन्फिनिटी रखा तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या बचा 1 और 1 और ऊपर है 2, तो आंसर कितना आया 2, ठीक।
फाइनल वैल्यू ऊपर भी क्वेश्चन देख लो। अब एक चीज और है, एग्जाम में या तो x ऑफ 0 या फिर x ऑफ इन्फिनिटी ऐसे करके भी आ सकता है, तो ये चीज याद रखना। ठीक, फाइनल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, लिमिट z टेंड्स टू 1। याद रखना 0 नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है, 1 है, 1 याद रखना, z माइनस 1 से मल्टीप्लाई और x ऑफ z। ठीक, तो ये हमने यहाँ रख दिया, लिमिट z टेंड्स टू 1, z माइनस 1, और अपना यहाँ पर फंक्शन एज इट इज पुट कर दिया। ठीक, फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, z की वैल्यू रख दी 1, तो यहाँ पर हमें ये चीज मिली। और पोल क्या हो गया, 0.3, मैंने बता ही दिया कि 0.3 क्यों है यहाँ पर पोल, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर z की जगह 0.3 रख दिया तो वैल्यू इन्फिनिटी चली जाएगी। ठीक, तो ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम है। अब आता है इस यूनिट का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट, वो आता है इनवर्स z ट्रांसफॉर्म का। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझने वाली चीज ज्यादा है, तो देखते हैं। देखो, जो z ट्रांसफॉर्म, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म होता है, उसको हम लोग 3 मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर तीनों मेथड पढ़ेंगे। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, तो या तो वो स्पेसिफाई करेंगे कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, और अगर आपको कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी जाती है तो उस केस में आप तीनों मेथड पढ़ लो एक बार, और जो मेथड आपको अच्छा लगे वो एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब पार्शियल फ्रैक्शन तो हम लोगों ने यूनिट 3 में ही पढ़ा हुआ है। इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए अच्छे से बस। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले करना है, ये z इनवर्स है तो हमने इसको खोल लिया, 1/z 2 माइनस 3/z 1/z²। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद बेसिकली हमने यहाँ पर कॉमन लिया है। क्या कॉमन लिया, बेसिकली हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है, तो z स्क्वायर का एलसीएम लिया तो ये यहाँ आ गया, और z स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये z स्क्वायर बन गया, कैंसिल होके हमने बेसिकली इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, अब एक चीज याद रखना, जो तुम्हारा z स्क्वायर का टर्म होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, जब भी सॉल्व करना ये चीज याद रखना, z स्क्वायर का टर्म जो भी कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो उसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, z स्क्वायर माइनस 3/2। जो चीज आप कॉमन ले रहे हो और अगर वो दूसरे वाली टर्म में नहीं है तो उस केस में कैसे आ जाता है, 3/2 इसके डिवाइड में चला जाता है, तो 3/2 1.5 आ गया, और यहाँ पर 1 था तो ये 1/2 0.5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तो बेसिक हमने सिंप्लीफाई किया है। अब क्या करोगे, अब आप लोग यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज करोगे। कैलकुलेटर में ये वैल्यू डालोगे, जो जैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन उसको सॉल्व करोगे, आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी, बेसिकली 2 पोल्स मिलेंगे। वो पोल्स होंगे, एक z इज इक्वल टू 1 आएगा, तो उसको ऐसे आएगा z इज इक्वल टू 1, तो जब आप इसको इस तरफ लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, z माइनस 1। ठीक है, उसी तरह से z इज इक्वल टू 0.5 मिलेगा, तो वो उसको इधर लाओगे तो z माइनस 0.5। ठीक है, तो ये चीज कैलकुलेटर से कर लेना, इजी पड़ेगा और टाइम कम लगेगा। मैनुअल भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन ये ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक, तो ये आपको पोल्स मिल गए। अब एक चीज और याद रखना, पार्शियल फ्रैक्शन में इस साइड पे xz अपॉन z का एक फ्रैक्शन होता है, ये हमेशा याद रखना, ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, x ऑफ z अपॉन z आना चाहिए बस। ठीक है, तो ये हमने ये वाला z जो था वो यहाँ ले लिया। ठीक, अब तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, a अपॉन z माइनस 1 प्लस b अपॉन z माइनस 0.5, ये मैं बता चुकी हूँ कैसे सॉल्व करना है, ये चीज हमने यहाँ लिख दी। ठीक, a और b की वैल्यू। अब इस z को यहाँ भेज दो, तो इस z को हमने यहाँ भेज दिया। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, an का, तो देखो ये उसी का फॉर्मूला बन रहा है, z अपॉन z माइनस a मतलब un। यहाँ पर 1 की पावर n होना चाहिए, लेकिन सिंस वो 1 ही आता है इसलिए यहाँ लिखा नहीं है, माइनस 0.5n un। तो देखा कि an un कितना ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये मेरा पहला तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जिसमें आपको अपनी इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, फिर वहां पर पोल्स निकाल के ये रेशियो निकालना पड़ता है, उसके बाद इस z को लेके आप इनवर्स ले सकते हो। ठीक, नेक्स्ट मेरा तरीका आता है पावर सीरीज एक्सपेंशन या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पर डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पर क्या है, z इनवर्स अपॉन 2 माइनस 3, तो जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसे ही हमें करना है। ये चीज हमने यहाँ लिखी और ये चीज हमने यहाँ लिख दी। ठीक, अब इसका आसान तरीका, कभी कभी एग्जाम में हम लोग भूल जाते हैं कि करना क्या है। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, मैंने ऊपर लिख भी दिया है कि 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आए। मतलब ये जो मेरा 2 है ना, हमें इसको यहाँ पर 1 है, हमें 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना है कि वो 1 आए। अब एग्जाम टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, तो याद रखना शॉर्टकट है इसका समझने के लिए है कि अंदर में जो भी कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय
बाहर जो तुम्हें चाहिए वो, बस इतनी चीज। कितना आया 0.5, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, ठीक है। मतलब तुम्हें 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पर z इनवर्स है नहीं, यहाँ पर है, मतलब z इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। क्या करना है हमें, अंदर का जो टर्म है वो डिवाइडेड बाय बाहर का टर्म, जो भी आंसर आया उससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस जो एडिशनल टर्म है उससे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना आया z इनवर्स, 0.5 z इनवर्स। फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना आया, -1.5 z इनवर्स, और z इनवर्स कितना आ गया, z की पावर -2। फिर प्लस आया यहाँ पर 0.5 और ये z स्क्वायर कितना बन गया 0.5 z की पावर -3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ऐसे आगे सॉल्व करते रहो, कैंसिल करते रहो। जैसे यहाँ पर ये चीज कैंसिल हो गई, फिर ये चीज नीचे आ गई, ठीक है। फिर वही चीज होगी, 1.5 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 0.75। तो यहाँ पर 0.75, अब मल्टीप्लाई किससे करना है, वही चीज, z की पावर -2 है यहाँ पर, तो z की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई करी, फिर 0.75 मल्टीप्लाई बाय 3 -0.25 z क्यूब। तो ऐसे करते करते आप इसको पूरा लेके जाओगे और पूरा सॉल्व करोगे। लास्ट तक सॉल्व करने के बाद आपको ऐसा कुछ टर्म मिलेगा, ठीक है। फिर आपको x ऑफ z क्या मिलेगा, x ऑफ z आपका ये वाला टर्म होगा, ये जो है ना, ये आपका पूरा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा फंक्शन बनता है इस केस में। तो डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन याद रखना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है डिवीजन मेथड, लेकिन एक बार समझ लोगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक। अब कुछ नहीं है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0.5 z इनवर्स है, मतलब 0.5 बाय z, ठीक है। अब ऐसा कोई कांस्टेंट टर्म तो दिख नहीं रहा है, मतलब ओरिजिन की वैल्यू 0 है, ठीक। तो वो चीज हमने यहाँ लिख दी। 1 की वैल्यू कितनी है 0.5, तो यहाँ 0.5 लिख दी, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। z की पावर -2, मतलब 2 पे वैल्यू कितनी है 0.75, वो लिख दिया। 3 पे 0.875, ठीक। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। फंक्शन कैसे है, यहाँ पर un है क्योंकि 1 -0.5 n un, तो यहाँ पर आप 0.5 पे अगर आप क्या रखोगे, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 0.5 आएगा, 2 रखोगे तो 0.75 आएगा, 3 रखोगे तो 0.875 आएगा, ठीक है। और 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो un माइनस un कितना हो गया 0। तो ये मेरा पूरा तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड का। तो यहाँ पर याद रखना कि ये जो मेथड होता है ये सिर्फ वन साइडेड सिग्नल के लिए ही यूज होता है, मतलब या तो उसका आरओसी लेस देन ए या ग्रेटर देन ए होगा। अब ए यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे ऊपर देखो यहाँ पर हमें दे रखा था मॉड जेड ग्रेटर देन 1, तो उस केस में इसको यूज करना ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड होता है कॉन्टूर इंटीग्रेशन। तो ये मेथड थोड़ा सा इन दोनों से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं, स्टेप्स की बजाय मैं क्वेश्चन से समझाऊंगी यहाँ पर कैसे करना है इसको। सबसे पहले ये फॉर्मूला एक बार आप लोग देख सकते हो, और ये वाला, ठीक है। हम क्वेश्चन से डायरेक्टली करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट द इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ, हमें ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, हमें इसका इनवर्स निकालना है, ठीक। मेन पहला स्टेप क्या होगा, मैंने बताया कि z इनवर्स को सॉल्व करने से अच्छा है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, इजी पड़ता है, ठीक। इस स्टेप में सबसे पहला स्टेप होता है रेसिड्यू निकालना। सबसे पहले रेसिड्यू का पूरा फॉर्मूला याद करना। तो या तो फिर एक काम कर सकते हो कि फॉर्मूले सारे याद कर लो। एक रेसिड्यू का फंक्शन आता है, एक ये वाला, और एक और फॉर्मूला आता है। तो ये जो फॉर्मूला है आर के इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू पी के z माइनस पी के मल्टी x ऑफ z की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला सिंपल पोल के लिए होता है। सिंपल पोल क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें इस पूरे प्रोसीजर में दो फॉर्मूले याद करने हैं। एक है ये फॉर्मूला सिंपल पोल के लिए, और एक है ये फॉर्मूला, ये है उन पोल्स के लिए जिनका ऑर्डर m है। अब इसको मेन क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने इतना जो टर्म था, चाहो तो ये स्टेप कर सकते हो, चाहो तो ना भी करो, इजी बनाने के लिए मैंने किया है कि ये x ऑफ z और z n माइनस 1 हमने एक फंक्शन मान लिया f ऑफ z। आप चाहो तो कुछ भी मान सकते हो, मैंने यहाँ पर x ऑफ z मान लिया है, ठीक। और हमने इसको सॉल्व कर लिया है, कुछ नहीं किया है, बस z n माइनस 1 पहले से ही था, x ऑफ z पे वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब मेन चीज आती है यहाँ पर। सबसे पहला हमें केस क्या लेना है, सबसे पहला केस लेना है वो केस जहां पर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो उस केस में हमें रेसिड्यू निकालना है, ठीक है। तो रेसिड्यू का फंक्शन क्या हो गया, ये चीज z माइनस पी के और ये पूरा मेरा टर्म, ठीक।
अब n ग्रेटर देन 0, देखो मुझे यहाँ पर आरओसी में क्या दिया हुआ है, मॉड z ग्रेटर देन 2, मतलब मेरे जो आरओसी है वो 2 से ज्यादा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो केसेस में निकालती हूँ वैल्यू, एक होता है ग्रेटर देन 0 के केस में और एक होता है लेस देन 0 के केस में, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 के केस में कौन सी वैल्यू हो गई, ये वाली 2 जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो हमने यहाँ पर 2 रख दिया, इसको सॉल्व किया तो हमें 2 की पावर n मिल गया, और ये वैल्यू कब है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में। याद रखना दो वैल्यूज निकालनी होती है, ग्रेटर देन 0 जो हमें आरओसी की वैल्यू दी होगी वो हम रखेंगे, और लेस देन 0 में भी देखते हैं। देखो लेस देन 0 के केस में क्या होगा, कोई वैल्यू एज्यूम कर लो, हमने यहाँ पर -1 यूज करी है, तो आप 2-3 वैल्यूज पे दिखा देना कि -1 पे क्या वैल्यू आ रही है, -2 पे क्या आ रही है। मैंने यहाँ 2 वैल्यूज दिखाई हैं, चाहो तो आप लोग इससे अलग अलग वैल्यूज पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो -1 पे देखो क्या है, -1 पे मुझे यहाँ पर इस पे यहाँ चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो z इनवर्स अपॉन z-2 ऐसे ही आएगा। तो ये z इनवर्स नीचे चला जाएगा तो ये होगा z और z-2। अब यहाँ पर हमारा रेसिड्यू चेंज हो जाएगा, कैसे, यहाँ पर मेरा पोल है एक z और एक पोल है मेरा z-2। ऊपर क्या था, ऊपर जब हम लोग 0 रख रहे थे तो वहां पर हमारा पोल क्या मिल रहा था, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर मुझे पोल मिल रहा था z इक्वल्स टू 2, मतलब सिर्फ एक पोल मिल रहा था, वो भी z इज इक्वल्स टू 2 का, है ना। यहाँ पर जब हमने अपना वैल्यू -1 रखा तो हमें दो पोल मिल रहे हैं, एक z इज इक्वल्स टू 0 ये वाला और एक z इज इक्वल्स टू 2। तो आपको दो रेसिड्यू निकालने पड़ेंगे, एक 0 के केस में एक 2 के केस में। उनको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आई, 0, ठीक है। सिमिलरली अगर आप -2 की बात कर रहे हो तो -2 के लिए सॉल्व करोगे तो उस केस में आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी पोल चेंज हो गए हैं, एक तो 2 वाला पोल है, तो यहाँ जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे ना, ये फॉर्मूला तो यहाँ लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि z का स्क्वायर है, मैंने बताया कि कोई भी पोल जिसकी पावर में कुछ है, जिसकी 2 है 3 है 4 है कुछ भी है, इस पावर को अगर हम m मान ले तो उस केस में हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, rk इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू pk मतलब मेरा पोल 1 अपॉन m-1 का फैक्टोरियल। बेसिकली यहाँ पर क्या है, m मेरी वो वैल्यू है जो पावर पे चढ़ी हुई है, ठीक है। dm-1 dz m-1 z pk m x ऑफ z की पावर n-1। तो ये पूरी चीज आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी और इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो 0 का दिखाना पड़ेगा ये फॉर्मूले से, और 2 का, तो 2 का तो आसान है, 0 में कुछ नहीं करना है, सॉल्व करोगे इसका आपको पूरा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 1/z-2 का पूरा डिफरेंशिएशन करोगे, जो भी तरीका होता है डिवीजन का, वो पूरा यहाँ पर सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको डिफरेंशिएशन भी थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा अपना प्रीवियस जो आपने पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर नहीं समझ में आता है ये तरीका तो आप पहले के 2 मेथड्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर एग्जाम में बेसिकली अगर स्पेसिफाई किया गया है तो उस केस में इसको अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो मेन इसमें बस एक न्यूमेरिक फॉर्मुलेज हैं, फॉर्मुलेज पढ़ लोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये मेथड, ठीक। अब आता है सॉल्विंग डिफरेंस इक्वेशन, जैसे हमने वहां पे की थी। मेन क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहो तो पढ़ सकते हो। मेन क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया होगा कि फाइंड yn for n is greater than 0, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। हमें xn क्या दे रखा है, u of n, तो u of n का z ट्रांसफॉर्म क्या है, 1 माइनस z इनवर्स। इसको आप ऐसे कर सकते हो, a की पावर n u of n, ठीक है। अब क्योंकि a यहाँ पर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, z अपॉन z माइनस 1, ठीक है। इसको आप ऐसे भी, इसको खोलोगे तो यही चीज आएगी, ठीक। तो वो चीज हमने, अब इसका z ट्रांसफॉर्म लो, yn का z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, y ऑफ z माइनस हाफ, yn-1 का क्या हो जाएगा, अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी में पढ़ा था z इनवर्स y ऑफ z। अब ये चीज क्या है, प्लस y ऑफ -1। तो मैंने यूनिट 3 में भी बताया था कि डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी होती है या फिर ये जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें इनिशियल कंडीशन इंक्लूडेड होती हैं। प्रॉपर्टी पढ़ते समय हम लोग इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ज्यादातर 0 ही होती हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ये दी होती हैं। और इस क्वेश्चन में देखो ये दी हुई है कि द इनिशियल कंडीशंस आर गिवन एज y-1 इज इक्वल्स टू 1। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, अगर इनिशियल कंडीशन दी होती है तो उस केस में आपको अपने क्वेश्चन में इसको यूज करना होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर y-1 यूज किया है, ठीक है। इज इक्वल्स टू x ऑफ n, तो x ऑफ n का तो हमने x ऑफ z निकाल ही लिया, वो चीज हमने यहाँ लिख दी, -1/2।
अब z इनवर्स x ऑफ z, तो z इनवर्स की वैल्यू ये, x ऑफ z की वैल्यू ये। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन को बस हमें सॉल्व करना है, y ऑफ z की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली हमें y ऑफ n निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में y ऑन और xn था, हमें y ऑफ n निकालना है। तो yn कैसे निकालेंगे? याद रखना कि क्वेश्चन में अगर तुमने z ट्रांसफॉर्म निकाला है और तुम्हें क्वेश्चन में बोला क्या yn, तो एक ही तरीका है निकालने का, वो है तुम्हारा इनवर्स लाप्लास, सॉरी इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब इसका इन्वर्स निकालना तो बहुत आसान है, वही चीज है, इसका un हो जाएगा प्लस 1/2 n un। इसको हमें सॉल्व कर लिया तो देखो कितनी जगह an un का हमें काम पड़ रहा है, ठीक है। अब आता है एनालिसिस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलटीआई सिस्टम। तो अब ये थोड़ी सी यूनिट मुझे पता है कि बड़ी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मेन इस यूनिट में इनवर्स वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इनवर्स वाला पोर्शन आता है, ठीक है। ये वाला तो आसान है। इसमें हमें क्या करना है, वही चीज जो हम थर्ड यूनिट में भी कर रहे थे, हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स और ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। चाहो तो ये थ्योरी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है। क्वेश्चन से समझते हैं इसको कैसे करना है। क्वेश्चन आएगा डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स, जो हमने यूनिट 3 में भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसका सबसे पहले क्या लेंगे, z ट्रांसफॉर्म लेंगे। हमें क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन z ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, ठीक है। तो हमें इसका z ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। yn का z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, y ऑफ z माइनस 1/2 yn माइनस 1 का z इनवर्स yz। अब देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी तुम्हें इनिशियल कंडीशन नहीं मेंशन है, तो उस केस में हमने यहाँ पर इसको 0 मान रखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दी होगी तो उसको वहां पर यूज कर लेना, ठीक। x ऑफ n का x ऑफ z, 2xn माइनस 1 का 2z इनवर्स x ऑफ z, ठीक। फिर yz और xz का हमने रेशियो निकाल लिया, तो ये हमें मिल गया ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब इसका तुम्हें इनवर्स लेना पड़ेगा इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालने के लिए। तो इनवर्स कैसे लोगे, ऐसे इन दोनों को अलग करके, ठीक है। इनवर्स लेके वही आप an/un का फॉर्मूला निकाल सकते हो। इसका आप नॉर्मल तरीके से निकालोगे तो आपको इसका यही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म का मेथड हो गया, ठीक। अब आता है मेरा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, जो आता है कॉजालिटी। तो ऊपर हमने देखा था कि स्टेबल और कॉजल में क्या होता है। स्टेबल में क्या था कि आपका यूनिट सर्कल इंक्लूड होना चाहिए, और कॉजालिटी में क्या था कि आपका आरओसी आउटवर्ड होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर भी है, लेकिन वहां क्या था, हम डायग्राम के थ्रू बता सकते थे। यहाँ पर अब कुछ क्राइटेरिया होंगे, जैसे कि फॉर अ कॉजल LTI सिस्टम द इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ n इज इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0 एंड दस इज राइट साइडेड। मेन चीज है कि फॉर अ कॉजल सिस्टम इज आउटसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। मतलब कॉजालिटी के लिए वही चीज, आपका जो भी सिग्नल है उसका ROC आउटसाइड होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए। जैसे आपका ROC कुछ ऐसा हो, ये ठीक है, बाहर की तरफ हो तो वो कॉजल कहलाएगा। जैसे मॉड z ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 क्या है कि अगर सपोज करो ये 3 है मेरा वैल्यू, तो इसका ROC बाहर की तरफ है, तो ये कॉजल हो गया। और 0.5 से कम है, कम का मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि अगर ये 0.5 का सर्कल है, ठीक है, तो उस केस में मेरा ROC क्या हो गया, ये हो गया। तो ये बाहर की तरफ है, नहीं ये तो अंदर की तरफ है, तो ये एंटी कॉजल हो गया। जैसे यूनिट 3 में भी था कि ग्रेटर देन के केस में कॉजल, लेस देन के केस में एंटी कॉजल, और अगर दोनों होगा तो फिर क्या करेंगे, तो उसको नॉन कॉजल बोलेंगे, ठीक है। तो मॉड z ग्रेटर देन 3 मतलब इसके लिए ग्रेटर हो और इससे लेस देन हो और इससे ग्रेटर देन, मतलब एक रिंग फॉर्म कर रहा है इसके बीच में, तो ये नॉन कॉजल है, ठीक है। तो ये याद रखना, ग्रेटर देन के केस में कॉजल, आउटवर्ड्स बेसिकली है तो कॉजल, इनवर्ड्स है तो एंटी कॉजल, और दोनों है तो नॉन कॉजल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कॉजल का और स्टेबिलिटी का भी। स्टेबल में क्या था, स्टेबल में हमें देख ही लिया कि यूनिट सर्कल को इंक्लूड करना चाहिए वो सर्कल, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आसान हो गया। मॉड z ग्रेटर देन 2, डायग्राम से समझ लेते हैं। ये है मेरा सर्कल, ठीक है, सपोज करो ये सर्कल है मेरा 2, ठीक। मॉड z ग्रेटर देन 2 मतलब आउटवर्ड्स, तो आउटवर्ड्स है तो एक बात तो समझ में आ गई कि कॉजल तो होगा, तो कॉजल तो है, लेकिन क्या ये स्टेबल है, नहीं है, क्योंकि इसमें यूनिट सर्कल इंक्लूड नहीं हो रहा है, 1 तो अंदर ही आएगा ना 2 से, तो यहाँ पर यूनिट सर्कल इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसीलिए ये अनस्टेबल है। मॉड z 0.8, सपोज करो ये 0.8 का सर्कल है, ठीक है, और बाहर वाला है 1 का सर्कल, ठीक। 0.8 से कम मतलब ये वैल्यू, तो क्या ये आउटसाइड लाई कर रहा है, आउटवर्ड है इसका ROC, नहीं है, तो ये एंटी कॉजल हो गया। और अनस्टेबल है, अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ये 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ये इंक्लूड कर रहा है, ये पोर्शन यूनिट सर्कल का नहीं इंक्लूड कर रहा है, तो ये अनस्टेबल हो गया।
फिर आता है ये पोर्शन, इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सपोज करो ये है सर्कल 0.8 का, ये है सर्कल थोड़ा सा 1 का, ऐसे ही रफली समझ लो, है ना, और ये है सर्कल तुम्हारा 2 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मॉड z ग्रेटर देन a, मतलब ये पोर्शन होगा लेकिन 2 से कम है ना, तो ये पूरा पोर्शन होगा, है ना, 2 से कम है तो ये पूरा पोर्शन हो गया। ठीक है, तो नॉन कॉजल तो है क्योंकि दोनों के बीच में वैल्यू लाई कर रही है, और स्टेबल भी है क्योंकि 2 से कम है लेकिन 0.8 से ज्यादा है, तो 0.8 से ज्यादा है लेकिन 2 से कम है, तो उस केस में हमारा 1 तो इसी के बीच में ही आएगा ना, तो 1 इंक्लूड हो रहा है, इसीलिए ये स्टेबल और नॉन कॉजल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्टेबिलिटी पढ़ ली, कॉजालिटी कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया, इनवर्स बहुत अच्छे से पढ़ना, इनवर्स बहुत जरूरी है। जो कॉस वाला क्वेश्चन था कॉस ओमेगा नॉट एन का, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना, और प्रॉपर्टीज में मेन प्रॉपर्टीज को आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से मेरी यूनिट 4 खत्म होती है। ऑल द वेरी बेस्ट।